आज की वीडियो में हम प्लास्टिक के बारे में बात करने वाले हैं। प्लास्टिक भी एक बहुलक है, एक पॉलीमर है और इसके अंदर जो प्लास्टिक के सभी जितने भी प्लास्टिक हैं उनमें इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती है। जो इकाई हैं वो या तो रेखीय होंगी और या तिर्यकबद्ध होंगी, क्रॉसबद्ध होंगी। इस तरह से इकाइयाँ एक दूसरे से जुड़ी होंगी या रेखीय होंगी तो ऐसे सीधी लाइन में वो एक दूसरे से जुड़ी होंगी। अपने चारों ओर देखते हैं, सब जगह प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक, सभी संभव आकारों में, सभी साइज़ों में उपलब्ध है। अब ऐसा क्यों है? इसके एक ऐसी क्या बात है कि हम चारों तरफ प्लास्टिक ही देखते हैं? एक तो इसको आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, इसका पुनः चक्रण रिसाइकिल किया जा सकता है, इसको सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है, इसका रीयूज़ किया जा सकता है, इसका पुनः प्रयुक्त हम कर सकते हैं, इसको पिघलाया जा सकता है, इसको बेलकर चादरों में बदला जा सकता है, शीट्स में बदला जा सकता है, इससे तारें बनाई जा सकती हैं, आसानी से हम इसको मोड़ सकते हैं। जल और वायु से ये अभिक्रिया नहीं करती, जैसे कि लोहा जल और वायु के संपर्क में आकर उसमें जंग लग जाता है, लोहे की चीज़ें खराब हो जाती हैं। इस तरह से प्लास्टिक कोई अभिक्रिया नहीं करती, ना जल के साथ ना वायु के साथ। और यहाँ तक कि रासायनिक पदार्थों को रखने के लिए भी प्लास्टिक से बनी बोतलों का या कैंस का इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक बहुत हल्का है, प्रबल है, मजबूत है, चिरस्थायी है, लंबे समय तक रहता है। यह सस्ता भी है और विद्युत व ऊष्मा का कुचालक भी है। इतने सारे गुण हमारे प्लास्टिक में हैं, इसीलिए इसको इतना यूज़ किया जा रहा है। अब प्लास्टिक दो तरह की है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक और ये दो तरह की प्लास्टिक, क्या फ़र्क है इनमें? ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, उसका आकार बदलता जाता है या वो सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, तो वो कौन सा प्लास्टिक होता है? थर्मोप्लास्टिक। जैसे कि पॉलीथीन है, पीवीसी है, थर्मोप्लास्टिक के ये दोनों उदाहरण हैं। और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? खिलौने बनाने में, कंघियाँ बनाने में या विभिन्न प्रकार के पात्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसा नहीं है। ऐसे प्लास्टिक जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो दोबारा से उन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। उदाहरण बेकेलाइट एंड मेलामाइन, ये दो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं। बेकेलाइट जो है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, इसमें से ऊष्मा और विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती बेकेलाइट में से, तो इसका प्रयोग किया जाता है बिजली के स्विच और बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जबकि मेलामाइन जो है ये आग का प्रतिरोधक है, तो ऊष्मा को सहने की इसमें अधिक क्षमता है, तो फर्श की टाइलों, रसोई के जो बर्तन होते हैं और कपड़े बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जो आग का प्रतिरोध करते हैं। जो हमारी आग बुझाने वाले लोग होते हैं, जो उनके कपड़े होते हैं, उनको अग्निरोधक बनाने के लिए उसमें भी मेलामाइन का उपयोग किया जाता है। अब विकल्प पदार्थ प्लास्टिक के, भाई हमने प्लास्टिक को विकल्प पदार्थ के रूप में इसको ही हमने क्यों चुना? जब बात आती है किसी भी खाद्य सामग्री को रखने की, उसका भंडारण करने की, जल रखने की, दूध के लिए, अचार के लिए, सूखे मेवों के लिए या किसी भी चीज़ का अगर हमें भंडारण करना है, उसको रखना है, उनका संचयन करना है, तो हमारे दिमाग में एकदम से प्लास्टिक का पात्र ही सुविधाजनक लगता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो प्लास्टिक है इसका भार हल्का है, कम कीमत है, उपयोग में आसान है, प्रबल है, चिरस्थायी है, ऊष्मा का
और विद्युत का कुचालक है। अन भी क्रियाशील है और विभिन्न आकारों व साइजों में मिलता है। अब इससे क्या है कि इसका भार हल्का है, इसलिए कारों में, वायुयान में, यहाँ तक कि अंतरिक्ष यान में भी प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। चप्पल, फर्नीचर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि ये ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है तो बिजली के तार, पेचकस का हत्था, खाना पकाने वाले पात्रों के हत्थे भी इसी से बनाए जाते हैं। इस पे जल की और वायु की कोई क्रिया नहीं होती। तो जहाँ हम लोहे की चीज़ें इस्तेमाल करते थे, एल्यूमिनियम की चीज़ें इस्तेमाल करते थे, उसकी जगह हमने प्लास्टिक का उपयोग करना शुरू कर दिया। रासायनिक पदार्थों के संचयन में भी इसका उपयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये क्रिया आसानी से इसमें नहीं होती। अब होता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जो तेल और जल उस पर नहीं चिपकता। तो भोजन पकाने के पात्रों पर इसकी परत लगा देते हैं तो उससे क्या होगा कि भोजन बर्तन में नहीं चिपकता। अब अग्निसह प्लास्टिक। अग्निसह प्लास्टिक ये भी संश्लेषित रेशे हम जानते हैं, आसानी से आग पकड़ लेते हैं, पर ये वाली प्लास्टिक आग का असर इस पे नहीं होता। जो आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान हैं उन पर मेलामाइन की प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बना देती है। माइक्रोवेव ओवन में विशिष्ट प्लास्टिक के पात्र उपयोग किए जाते हैं। जब उसमें भोजन रख के पकाया जाता है तो भोजन पक जाता है, लेकिन इस प्लास्टिक पर इसका असर नहीं होता। बहुत अच्छे हमें लग रहा है कि भाई हाँ बहुत अच्छा यूज़ हो रहा है। अब प्लास्टिक और हम पर्यावरण की बात करें तो जो आज प्लास्टिक के बिना जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ये सही है। चाहे घर हो या बाहर हो, प्लास्टिक सभी ओर है। प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण हितैषी नहीं है। जितने भी अपशिष्ट पदार्थ जो प्लास्टिक से उत्पन्न होते हैं वो पर्यावरण के लिए दोस्त नहीं हैं, इसके हितैषी नहीं हैं। इनको हम जलाएं, जलाने पर विषैली गैस उत्पन्न करते हैं, वायु प्रदूषण होता है, दुनिया भर की बीमारियां होती हैं। भूमि पर डालने पर इन्हें अपभ्रष्ट होने में कई वर्ष लग जाते हैं, पड़ा रहता है सालों तक ऐसे ही, भूमि प्रदूषण करता है। ऐसा इनकी जैव अनिम्नीकरणीय प्रकृति के कारण होता है। और प्लास्टिक का निस्तारण एक बहुत ही प्रधान समस्या है। क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है। यह पर्यावरण का हितैषी नहीं है, पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। अब हम बात करते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या हैं। वो पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, वो तो हुआ जैव निम्नीकरणीय, जैव द्वारा अपघटित हो गया। जैसे कि जितने भी सब्जी फलों के बचे कुचे जो छिलके हैं, बचा हुआ भोजन है, कागज़ है, कपड़ा है, चाहे वो सूती कपड़ा हो या ऊनी कपड़ा हो, लकड़ी आदि, ये सारे के सारे इनका अपघटन हो जाता है। ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। अब जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ वो पदार्थ हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं होते, उनका विघटन प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा नहीं होता। जैसे प्लास्टिक हुआ या धातुओं के कोई भी पात्र वगैरह, डब्बे वगैरह कुछ भी हैं जो धातुएं हैं, उनका भी इस तरह से विघटन नहीं होता। तो हमें क्या करना है, हमें प्लास्टिक के उपयोग से बचना है। कपास या जूट के थैलों का उपयोग करना है। जैव निम्नीकरणीय व अजैव निम्नीकरणीय जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको हमें अलग अलग इकट्ठा करना है और अलग अलग ही उसका निस्तारण करना है। अच्छे नागरिक का उत्तरदायी है कि हम 4R के सिद्धांत को याद रखें। अब 4R क्या हैं? ये हैं रिड्यूस यानी उपयोग कम करें, जितना कम से कम हो सके उतना प्लास्टिक का उपयोग कम करें। रीयूज़, जितना हो सके उसको हम दोबारा उपयोग करें।
उसको क्या, जो भी चीज़ें हैं, चाहे हमारे कांच का ही जार है, अगर उसमें हमारे बोर्नवीटा आया है, वो जार कांच का है, तो हम उसको दोबारा बोर्नवीटा ख़त्म होने के बाद उसका उपयोग करें। रीसाइकिल में पुनः चक्रित किया जाता है, पुनः चक्रण किया जाता है। इसमें हम पेपर का पुनः चक्रण भी करते हैं, प्लास्टिक का पुनः चक्रण भी करते हैं। अब रिकवर, पुनः प्राप्त करना। जब हम ये सब कर चुके, इसके बाद बचता है पुनः प्राप्त करना, कि इन जो चीज़ें हैं उनसे नया कुछ करना, उसे किसी दूसरे रूप में इस्तेमाल कर लेना। इस आकार की, इस प्रकार की जो आदतें हैं वो हम विकसित करें। कैसी आदतें? जो पर्यावरण की हितैषी हों, पर्यावरण के फ़ायदेमंद हों। पॉलीथीन की थैलियों को इधर उधर ना फेंकें, ये पशुओं के लिए भी बहुत हानिकारक हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, गाय वगैरह ये जब कूड़े करकट से भोजन खाती हैं तो वहाँ पे पॉलीथीन भी होती हैं, और ये उस पॉलीथीन को खा लेती हैं। उस पॉलीथीन को खाने से क्या होता है, इनकी सांस की नली अवरुद्ध हो जाती है। कई बार इनके पेट में इतना सारा पॉलीथीन पहुंच जाता है और वो पूरे आमाशय को एक ऐसी परत सी बना लेता है जिसकी वजह से ये अपने आप को मृत्यु के काल में जाने से नहीं बचा पाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर हम पॉलीथीन्स को इधर उधर ना फेंकें तो उससे हम इनको भी मरने से बचा सकते हैं। उसके बाद ये थैलियाँ नाली को भी रोक देती हैं। प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। प्लास्टिक की जगह हम स्टील से बने भोजन रखने के डब्बों को प्रयोग करें। सूती कपड़े या थैला जो जूट का बना हो लेकर जाएं, या जो हम देखते हैं चिप्स हम खाते हैं, बिस्किट हम खाते हैं और अन्य खाद्य पदार्थों के रैपर्स वगैरह हम ऐसे ही कहीं भी डाल देते हैं। तो इनको हम कहीं भी ना डाल के इनको हम कहाँ डालें? डस्टबिन में डालें। तो हम ऐसी कुछ आदतें अपनाएं जिससे कि हम अपने आप को, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें। अब आप यहाँ देखेंगे कि मैं एक आपको सारणी दिखा रही हूँ कि ये अपशिष्ट के प्रकार हैं। सब्जी और फल के छिलके, बचा हुआ भोजन आदि, कागज़, सूती कपड़ा, लकड़ी, ऊनी वस्त्र, ये सारे वो पदार्थ हैं जिनका जैव निम्नीकरण होता है। इन पदार्थ की प्रकृति है जैव निम्नीकरणीय। फ़र्क है इनके जो अपहासित होने में लगने वाला समय। जैसे ये सब्जी, फल के छिलके, बचा हुआ भोजन है, 1 से 2 सप्ताह में ही इनका अपघटन हो जाता है। कागज़ 10 से 30 दिन में, सूती कपड़ा 2 से 5 माह, लकड़ी 10 से 15 वर्ष, ऊनी वस्त्र लगभग 1 वर्ष। लेकिन टिन, एल्यूमिनियम या दूसरे धातुओं के डब्बे हैं, इनको अपहासित होने में 100 से 500 वर्ष लगते हैं और ये जैव अनिम्नीकरणीय हैं। इसी प्रकार जो हमारी प्लास्टिक की थैलियाँ हैं वो भी जैव अनिम्नीकरणीय हैं और इनको भी अपहासित होने में कई वर्ष लगते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम प्लास्टिक को कम से कम इस्तेमाल करें और अपने पर्यावरण को और अपने आप को, दूसरे जीव जंतुओं को बचाएं। धन्यवाद।